इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, मैं खुद नहीं जानता कि मैं प्रयागराज में हूं कि कौशाम्बी में हूं। गांव है कि शहर, यह भी कंफर्म नहीं। आलम यह है कि यहां पर अब ना तो विधायक काम कराते हैं, ना तो प्रधान काम कराते हैं, ना तो नगर निगम काम कराता है। यहाँ पर पब्लिक खुद अपने पैसे से यहाँ की सड़कों की मरम्मत कराते हैं और यहाँ पर विकास कराते हैं। इन प्रयागराज के सिविल लाइन से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित नीवा गांव की ये स्थिति है। यहाँ पर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। जूनियर हाई स्कूल में जो बच्चे आते हैं वह इसी पानी से होकर रोजाना आते जाते हैं। यहाँ पर बच्चे जब सुबह तैयार होकर घर से निकलते होंगे तो वह तालाब नुमा भरी सड़क से आकर यहाँ स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर तकरीबन 30,000 लोग रहते हैं और इन 30,000 लोगों के लिए पिछले 29 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। देख लीजिए यहाँ की सड़कों का हाल। अभी यहाँ पर बरसात भी ढंग से नहीं हुई, लेकिन यहाँ की जो सड़क है वो इतनी कीचड़ नुमा हो गई है कि लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। यहाँ बदहाली अपने चरम पर है। 29 साल बीत गया है, यहाँ लोग फरियाद लगा लगा कर थक गए हैं। 1997 में कौशाम्बी और प्रयागराज का बंटवारा हुआ, लेकिन यह नीमा क्षेत्र ना तो प्रयागराज में है और ना ही कौशाम्बी में है। ऐसा बीच में अटक गया है कि यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है और 29 साल हो गया फरियाद लगाते लगाते। ऐसे ही एक भरत तिवारी का जन्म होता है। फिर आप लोग कहोगे कि भरत तिवारी को हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसे प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर अपनी मदद मांगनी चाहिए। ये वैसी दुल्हन है कि जिसकी शादी तो हुई है प्रयागराज में, लेकिन इसको रहने को मजबूर किया जा रहा है कौशाम्बी के दूल्हे के साथ। ना आपने इधर का छोड़ा है, ना आपने उधर का छोड़ा है। मतलब ये शासन की भी जिस जगह पर अवहेलना हो जाए वो है उमरपुर नीवा। 27 में हमने तो पहले से ही दिमाग में सोच के रखा है कि नो रोड नो वोट जो है। अगर ये रोड यहाँ की नहीं बनेगी तो हम लोग 27 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पे किसी भी नेता को नहीं आने देंगे। और जो यहाँ के नागरिक चमचे बन जाते हैं कि इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, उनको भी गिरा के इसी नाली में लौटाएंगे। पहले नीवा गांव के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि जीरो है। अभी कुछ उम्मीद है कि जो उम्मीद भी उम्मीद नहीं, उम्मीद तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। वोट जीत लेता है, घर में घुसूर जाता है, वोट बनता नहीं है। हाँ? ये जो बोल रहे हैं ये लोग के पास आने के लिए घर भी हमारा घर भी नहीं है। 5 साल से ऐसे झोपड़ी में रहते, क्या वोट देना है? नहीं देना है। दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो खूब जाना होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं अगर आपको ये कहूं कि उन 7 अजूबों से भी बड़ा एक अजूबा आपके प्रयागराज और कौशाम्बी में है। अब मैं कौशाम्बी और प्रयागराज का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, मैं खुद नहीं जानता कि मैं प्रयागराज में हूं कि कौशाम्बी में हूं। समझिए कैसे। यहाँ से प्रयागराज यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर है, प्रयागराज के सिविल लाइंस की दूरी 7 किलोमीटर है, लेकिन यह हमारा जो स्थान है, जमीन है, वह कौशाम्बी जिले में आती है और कौशाम्बी यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर है। इस जगह पर अगर कोई घटना होती है तो पुलिस आती है धूमनगंज की, लेकिन अगर यहाँ पर कोई जमीनी विवाद होता है तो वहाँ पर एसडीएम आते हैं चायल से। 50 किलोमीटर दूर चायल तहसील के एसडीएम यहाँ पर आते हैं। यह गांव है कि शहर, यह भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ से 4 कदम की दूरी पर सीवर लाइन आया है, यानी नगर निगम है, लेकिन यहाँ पर लोग खोद कर ही लैट्रिन का टैंक बनाते हैं। यहाँ पर आलम यह है कि वोट देते हैं विधायक को प्रयागराज के, लेकिन जिला आता है कौशाम्बी में। और आलम यह है कि यहाँ पर अब ना तो विधायक काम कराते हैं, ना तो प्रधान काम कराते हैं, ना तो नगर निगम काम कराता है। यहाँ पर पब्लिक खुद अपने पैसे से यहाँ की सड़कों की मरम्मत कराते हैं और यहाँ पर विकास कराते हैं। बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इस अजूबे भरे जगह पर रह रहे लगभग 10,000 से ज्यादा लोग किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, ये हम इन्हीं लोगों से जानेंगे। इन लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग इन्होंने जो फरियाद लगाई है अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, उसके कागज है। 29 साल बीत गया है, यह लोग फरियाद लगा लगा कर थक गए हैं। 1997 में कौशाम्बी और प्रयागराज का बंटवारा हुआ, लेकिन यह नीमा क्षेत्र ना तो प्रयागराज में है और ना ही कौशाम्बी में है। ऐसा बीच में अटक गया है कि यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है और 29 साल हो गया फरियाद लगाते लगाते। ऐसे ही एक भरत तिवारी का जन्म होता है। फिर आप लोग कहोगे कि भरत तिवारी को हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसे प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाकर अपनी मदद मांगनी चाहिए। आप समझिए 29 साल हो गया इन लोगों को गुहार लगाते लगाते, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। अब अगर इनमें से कोई एक भरत तिवारी बन जाए और हाथ में हथियार उठा करके यहाँ के डीएम और एसडीएम, यहाँ के नगर निगम के जनप्रतिनिधियों से वह पिस्टल तान कर पूछे और कहे
हमारे यहाँ काम कराइए, या हमारा जो क्षेत्र है या प्रयागराज में शामिल करिए, क्योंकि कौशाम्बी यहाँ से बहुत दूर है, और हमारे सड़कें बनाइए जहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है, नाली नहीं है। यहाँ पर तमाम छोटी छोटी समस्याओं के लिए हमें 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और वहाँ के अधिकारी भी यहाँ जांच करने से आते से परहेज करते हैं, जो कि बहुत दूर है। इन लोगों से हम जानते हैं, भैया क्या समस्या है बताइए। सर समस्या सर आपको सामने सर देख लीजिए, आप देख लीजिए सर क्या है, यहाँ के रोटे देख लीजिए, नाली देख लीजिए, सामने लाइव चला दीजिए। आज हम लोग ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा जिसके हमने दरवाजे नहीं खटखटाए। ये वैसी दुल्हन है कि जिसकी शादी तो हुई है प्रयागराज में, लेकिन इसको रहने को मजबूर किया जा रहा है कौशाम्बी के दूल्हे के साथ। तो आप बताइए ये क्या मतलब ऐसी मजबूरी है कि जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ ना रहने देकर दूसरे के साथ रहने को कहा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था हम ऐसा चाहते हैं, सरकार से ऐसी गुजारिश करना चाहते हैं कि हमको जहां पर है वो पूर्ण तरीके से करे, या तो अगर नहीं करना चाहते तो हमें कौशाम्बी में ही पूरी तरीके से करते, कम से कम हम लाभ तो लेने के हकदार रहेंगे। ना आपने इधर का छोड़ा है, ना आपने उधर का छोड़ा है। माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने मंडलायुक्त जी को अवगत कराया, पर उन्होंने सर्वे कराकर काम पेंडिंग में ही रख दिया। उप मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी हम लोगों ने अर्जी लगाई, लेकिन वहाँ उनको सोचिए शासन से बड़ा किसका आदेश होता है, लेकिन उसको भी दरकिनार करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2019 में नगर निगम का शासनादेश आया कि नगर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, जिसमें पहले नंबर पर उमरपुर नीवा था, लेकिन उसको नहीं शामिल किया गया और जो है दरकिनार कर दिया गया। बताइए, शासन की भी जिस जगह पर अवहेलना हो जाए वो है उमरपुर नीवा। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं ऐसे में? समस्या तो अब समझ लीजिए कि अगर हमें एक छोटी सी भी अगर आवास भी लेना है तो हमको जाना पड़ेगा चायल। मतलब अगर आवास है, लैटरिंग है, या मतलब कोई जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो सबका अधिकार है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए भी हमें किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? तो चायल जाकर। जबकि हमारा ये जिला मुख्यालय, जिला डीएम साहब का ऑफिस जो है 9 किलोमीटर पे है, लेकिन अगर मुख्य कार्यालय कौशाम्बी की बात की जाए तो वो 50 किलोमीटर मंझनपुर में है। तो बताइए हमारे लिए सुविधाजनक क्या है कि हम 9 किलोमीटर दूर जाएं या 50 किलोमीटर दूर जाएं? अगर ऐसी आपकी बातों को नहीं माना प्रशासन ने, सरकार ने, तो 27 में क्या करेंगे आप? 27 में हमने तो पहले से ही ये दिमाग में सोच के रखा है कि नो रोड नो वोट जो है। अगर हमारा जो मूलभूत सुविधा है, जब हमें चलने के लिए आप सड़क नहीं दे सकते हैं, हम कोई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे घर का राशन पूरा करिए, आप हमारे घर में जो है क्या कहते हैं जीने खाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराइए। वो ठीक है, आपकी योजनाएं हैं, आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, उसके लिए हम अलग से जो है बातें करेंगे, लेकिन जो चलने का अधिकार है वो तो हमारा मूलभूत अधिकार है। अगर आप वो नहीं दे पा रहे, आप ये देखिए ये घरों का पानी है जो जिसके लिए आप नाली नहीं दे पा रहे हैं, वो सड़क पे बह रहा है। आप शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है। देखिए ये कन्या जूनियर हाई स्कूल है जो है दुलिया देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल, यहाँ पर बच्चे गेट पे देख लीजिए, यहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे जो है? ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अगर व्यक्ति जो है बाहर निकलेगा तो उसको बीमारियां पकड़ेगा कि वो शिक्षा जो एक स्वस्थ शरीर ही एक शिक्षा ले सकता है। जब शरीर ही जो है उसका बीमारियों से ग्रसित रहेगा तो शिक्षा क्या ले पाएगा? बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? संजय गौतम नाम है, मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोगों की प्रमुख रूप से यहाँ की सबसे कठिन और समस्या सर ये है कि यहाँ की रोड पूरी जर्जर तरीके से है। आज से 3 साल पहले हमने टीम के साथ पूरे गांव से 100 रुपए का चंदा लिया। चंदा लेकर सड़क बनवाते? चंदा लेकर मेन रोड जहाँ पे आप जल भराव है उसमें गिट्टी रोलर डलवा कर 70-80 हजार रुपया हम लोगों ने खर्च किया, और गांव वालों ने विचारों ने सहयोग भी किया। अब बताइए, इतनी देश की दुर्भाग्य है कि दोनों तरफ से शहर से अटैच है। ये पहले लोकसभा चायल में आती थी, फिर इसको काट कर फूलपुर में कर दिया गया। शहर पश्चिमी विधानसभा शुरू से थी और ये ऐसा आधार में अटका हुआ, इसके लिए हम लोगों ने मुकदमा भी किया था। कितने लोग रहते होंगे इस पूरे ये जो फंसे हुए हैं आधार में? ये आधार में अगर आप ऐसे अनुमानित भीड़ में बता सकता हूँ यहाँ की जनसंख्या कि 20,000 से प्लस है, 20,000 से अधिक प्लस है और पूरे ये पीड़ित हैं। और ना यहाँ जो वर्तमान सरकार चल रही है उनके विधायक मंत्री पता न क्या है, क्या कारण है। इस गांव की रोड स्वयं माननीय सिद्धार्थनाथ जी ने एक मीटिंग की थी, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, और मैंने मीटिंग में सवाल उठाया तो वो बोले कि मैंने 2 करोड़ रुपए इस क्षेत्र को दिया है, जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया नगर निगम में खर्च होगा और 80 लाख रुपए नीवा गांव में खर्च होगा, वो प्रधान के माध्यम से होगा। श्रीमान जी, नगर निगम की रोड तो बनी
परंतु 80 लाख रुपए नीवा गांव में कहाँ खर्च हुआ, ये न सिद्धार्थ नाथ जी जवाब दे रहे हैं और प्रधान जी कह रहे हैं हमारे पास तो ऐसा कोई फंड आया ही नहीं। अच्छा, अगर अभी नहीं सुना गया और ऐसे ही चलता रहा तो 27 में क्या करेंगे आप? 5 साल बाद हम लोगों को मौका मिलता है अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए, परंतु अगर यही रवैया रहा तो संपूर्ण गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा और ना वोट देगा और ना ही राजनीतिक दलों को गांव में आने का प्रवेश करने का मौका देगा। पूरा घेराबंदी करेगा और इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगा। अगर समय रहते चुनाव से पहले प्रशासन, चाहे विधायक के माध्यम से हो, चाहे सांसद के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा हो, अगर ये रोड यहाँ की नहीं बनेगी तो हम लोग 27 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पे किसी भी नेता को नहीं आने देंगे। और जो यहाँ के नागरिक चमचे बन जाते हैं कि इसको वोट दीजिए उसको वोट दीजिए, उनको भी गिरा के इसी नाली में लौटाएंगे। पहले अभी जब जितने विधायक संसद आए हैं किसी ने कुछ नहीं किया। नीवा गांव के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि जीरो है। अभी कुछ उम्मीद है कि जो उम्मीद भी उम्मीद नहीं, उम्मीद तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई आदमी मतलब यह सुनता ही नहीं है। यहाँ तो उम्मीद बिल्कुल नहीं, हम लोग तो मतलब यही समझ रहे हैं कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल टोटल नो वोट। क्या कर रहे हैं? आपकी कोई वोट नहीं दिया जाएगा जब तक ये पूरा सही से बनेगा नहीं। हाँ, क्या समस्या है? ये समस्या रोड के है, कैसे आवे कैसे जाए आदमी। रोड कब से नहीं है? अरे कब से जैसे वोट जीत लेता है घर में घुसूर जाता है, वोट बनता नहीं है जाए। हाँ? ये जो बोल रहे हैं ये लोग के पास आने के लिए घर भी नहीं है। हमारा घर भी नहीं है, 5 साल से ऐसे झोपड़ी में रहते, क्या वोट देना है, नहीं देना है। आप लोग तो भागते हैं रोड बनवाओ, गरीबन के देखो तब वोट लेने आओ। सर ऐसे नहीं होता है। काहे गुस्सा रही है दादी? योगी जी ने सब गुस्साएंगे, सही कर दिया। गुस्साएंगे, हम लोग आएंगे तो हगा में जाएंगे बाबू, तो गुस्साएंगे। हम लोग बुजुर्ग गिर जाएगा, पुल टूट जाता है, करिया टूट जाता है, तो कैसे चलिए बताइए ना बाबू। बिल्कुल। दोस्तों, मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में पहली बार ऐसी मांग सुना कि इन लोगों की मांग है कि सबसे पहले तो हमें कम से कम एक स्थायी जगह का मूल निवासी बनाया जाए, चाहे हमें कौशाम्बी का वासी बनाया जाए, चाहे हमें प्रयागराज का वासी बनाया जाए, क्योंकि यह रहते कहीं हैं और निवासी कहीं के हैं। तो सबसे पहले तो इनकी यही मांग है। उसके बाद इनकी मांग यह है कि हमारे यहाँ कम से कम मूलभूत सुविधाओं से हमको सुसज्जित किया जाए, हमें दिया जाए, हमें नाली, खड़िंजा, सड़क, पानी, यह चीजें दी जाए। इनको बताइए, अगर पोर्टल पे शिकायत करना है, जैसे इन्होंने बताया कि IGRS शिकायत तक ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि थाना कहीं का है, जिला कहीं का है, गांव कहीं का आता है, तहसील कहीं आती है, मतलब गजब है। इस भ्रष्ट और इतने अव्यवस्थित सिस्टम के साथ पिछले 29 साल से यह लोग जी रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सोचिए कि कितनी दयनीय और कितनी बदहाली जीवन यह लोग जी रहे हैं। आप लोग भी यदि चाहते हैं कि इन लोगों का कुछ उद्धार हो सके, यहाँ पर सरकार की नजर पड़े, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हो जो तमाम चीजें सुनकर अनदेखा कर रहे हैं और नजरअंदाज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो और इन लोगों का भी दिन सुधरे, अच्छे दिन आए। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।